ओके, गुड इवनिंग। वन सेकेंड, बस शुरू करते हैं। तो कैसे हो आप लोग? आवाज़ जा रही है मेरी? गुड इवनिंग ऋत्विका, और बाकी लोग भी जल्दी से आ जाओ। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का हम लेक्चर शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, रोज की तरीके से हिस्ट्री का है। तो इसका आंसर दो आप लोग, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। ओके, आ गए सभी लोग। द लेजेंड, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग निकेश जी, गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब तक आप देख रहे थे मैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ले रहा था। अब मैं धीरे धीरे मेडाइवल हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दो। क्या होगा आपको ये बताना है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और चौथी वाली जो सबसे लास्ट वाली काउंसिल हुई थी वो किसके पीरियड में हुआ था? आपके ऑप्शन है अशोक, काल अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्का। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। आप आंसर दो, तब तक मैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। अगर देखा जाए तो इस पर बहुत लंबा लेक्चर बन सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट में जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही मैं आपको बताने वाला हूँ। चंद्रेश जी ने डी बताया है कनिष्क, गुड इवनिंग। और आयुषी ने आयुषी आप ही बताइए, आयुषी गुड इवनिंग। तो इसका आंसर दो सभी लोग। तो हल्का सा हम जानेंगे इसके बारे में होता क्या है। हमारे देश में अगर शुरुआत से देखें तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक, इस तरीके से ब्राह्मण डोमिनेट होता जा रहा था। उनकी भाषा बहुत कठिन थी, आम लोग उनकी भाषाओं को नहीं समझ पा रहे थे। तो इस वजह से 2 धर्म आता है और ये दोनों लोग क्षत्रिय परिवार से थे। आप दोनों को जानते हो, गौतम बुद्ध को भी जानते हो और महावीर को जानते हो। ये दोनों लोग इतने ज़्यादा फेमस हुए, इनका जो धर्म था, इनकी जो विचारधारा थी बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर गई, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो भाषा थी, बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने अपना जो धर्म है उसका प्रचार किया, अपने बारे में बताया। इस वजह से ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हुआ। और देखा जाए तो काफ़ी गलत हो रहा था उसमें जो छोटे कास्ट के लोग थे। ओके, आ गए सभी लोग, आ गए। राधिका गुड इवनिंग। तो जल्दी से आंसर तो बाकी लोग भी आंसर दो इसके बारे में। ओके, किस चंद्रेश जी ने पूरा बता दिया, 72 एडी। बहुत अच्छा आपका आंसर है। और ये कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। ओके, तो इस तरीके से बुद्धिज्म आता है। अब हल्का सा हम बुद्ध जी के बारे में जानेंगे। और एक कनिष्का के समय हुआ था, कनिष्का 72 एडी में हुआ था। हल्का सा हम जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम हल्का सा बुद्ध जी के बारे में जानेंगे। तो ये बुद्ध जी का जन्म होता है। बुद्ध जी का जन्म आप सभी लोग जानते हो, इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, इनका जन्म होता है। ठीक, जब इनका जन्म होता है तो भविष्यवाणी एक पंडित कर देता है कि या तो ये बहुत अच्छे राजा बनेंगे या तो ये साधु संत बनेंगे, और वही होता है। इनका जन्म जब होता है फिर ये डिपार्चर करते हैं, फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, और सारनाथ में ये अपना पहला स्पीच देते हैं। आप रट लो इसे, ये फैक्ट आपको रटना है। मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, और जब इनका जन्म होता है तो सिंबल पूछ लेता है। तो वो सिंबल कौन सा था? लोटस, कमल और बुल, यानी कि बैल। ये सिंबल बहुत पूछता है। फिर इनका जब डिपार्चर होता है, जब ये घर को त्याग देते हैं, तो उसे कहते हैं महाभिनिष्कर्मा, यानी कि हॉर्स। हॉर्स वो सिंबल है। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे इनलाइटनमेंट कहते हैं, और बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहते हैं, और वो प्राप्त होता है बोधि ट्री। एकदम याद होना चाहिए ये सब। और जब ये पहला स्पीच देते हैं सारनाथ में, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और उससे उसका जो सिंबल है एक व्हील है। एक
तो ये सिंपल है। और जब इनकी डेथ होती है, कुशीनगर में इनकी डेथ होती है, और कुशीनगर में उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, और उसका जो सिंबल का नाम है वो है स्तूप। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये है। और इनका जब जन्म होता है 563 बीसी में जन्म होता है, 483 बीसी में मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, मदर का नाम था महामाया। जैसे ही इनका जन्म होता है, इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर जो इनकी मौसी होती हैं गौतमी, वो उनको पालती पोसती हैं। और गौतम बुद्ध के वाइफ का नाम था यशोधरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद का कौन है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बुद्ध के पहले कौन था? कसप्पा बुद्धा। और बुद्ध के बाद कौन है? मैत्रेया। रट लो आप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के पहले, बुद्ध का सक्सेसर पूछ लेता है, और बुद्ध का प्रीसीजर। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे इनके काउंसिल के बारे में। काउंसिल के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे। इसका जो मैंने ट्रिक बनाया है, ट्रिक मैंने ये बनाया है, बूढ़े, आप सभी लोग जानते हो जो बूढ़े लोग होते हैं वो विश्वास पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो मैंने उन्हें बूढ़े राजा विश्वास पात्र के नहीं होते हैं, विश्वास पात्र के नहीं होते हैं, विश्वास पात्र के नहीं होते हैं। तो ये क्या है ट्रिक? बूढ़े मतलब होता है बुद्धिस्ट, राजा मतलब होता है राजगृह, विश्वास मतलब वैशाली, पात्र मतलब पाटलिपुत्र, और के मतलब कश्मीर। तो पहला काउंसिल हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलग्राम यानी कि कश्मीर में। तो इस तरीके से आप चारों काउंसिल को याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। हल्का सा हम जानेंगे और हल्का सा डीप में जाएंगे, क्योंकि जो पहला काउंसिल हुआ था राजगृह में हुआ था, और ये 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। इसमें जो राजा थे वो अजात शत्रु थे, और जो चेयरमैन था वो महाकश्यप था। इस पहले काउंसिल में क्या हुआ था ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले काउंसिल में, जो कि आप सभी जानते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो पहला वाला काउंसिल हुआ था, उसमें सुत्त पिटक का कंपोज हुआ था और विनय पिटक। और ये किसने किया था ये भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। आनंदा जो थे, आनंद ने क्या किया था? आनंद ने सुत्त पिटक का किया था, और उपाली ने विनय पिटक। तो इसको मैंने कैसे याद किया? यू से यूपाली, और यू के बाद वी आता है, तो ये विनय पिटक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं सेकेंड काउंसिल के बारे में जानेंगे। और सेकेंड काउंसिल किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था काल अशोक के समय हुआ था, और ये 383 बीसी में हुआ था वैशाली के। इसके जो चेयरमैन थे सबकामी थे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। इसमें जो 10 डिस्प्यूट थे विनय पिटक के बारे में, बस उनके बारे में बात किया गया था। फिर तीसरा काउंसिल होता है अशोक के समय में, और अशोक के समय में तीसरा काउंसिल होता है 250 बीसी। 250 बीसी अशोक के समय होता है, और इस समय जो चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस्सा थे, और इस समय अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। अब तक दो हुआ था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और ये अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था तीसरे काउंसिल में। चौथा काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। वो दोनों पार्ट कौन से हैं? महायान और हीनयान। महायान क्या करते हैं? बुद्ध को भगवान की तरीके से मानते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं। हीनयान जो है भगवान बुद्ध को हीन समझते हैं, मतलब कि एक इंसान की तरीके से मानते हैं। तो ये बुद्धिज्म का यहीं से डिवाइड होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो काउंसिल हुआ था, फोर्थ काउंसिल, ये 72 एडी में हुआ था, और कनिष्क से समय हुआ था, और जो चेयरमैन थे वासुमित्र थे। यहाँ से दो पार्ट में इसलिए डिवाइड हुआ था क्योंकि ये काउंसिल जो हुआ था पूरी तरीके से संस्कृत में हुआ था, और संस्कृत सभी को नहीं आता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी से यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था।
तो ये हमने पूरा चीज देख लिया इसके बारे में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसका आंसर दो सभी लोग, जल्दी से आंसर दो। कुलभूषण जी गुड इवनिंग। सांची का स्तूप, हाँ सांची का स्तूप जहाँ पे इन्हें, ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप आप देख सकते हो, ये अंडाकार होता है निकेश, ये इन्हीं से रिलेटेड है। और इसे किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक को जानते हैं, ये मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अशोक के समय में कलिंगा युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है कलिंगा युद्ध के बारे में। और कलिंगा युद्ध के बारे में किस पे लिखा है? तो रॉक एडिक्ट 13 नंबर का जो रॉक एडिक्ट है उस पे इसके बारे में बताया गया है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। आपको ये बताना है। सबसे पहले जो आंसर दिया है चंद्रेश जी ने दिया है, रीता जी ने दिया है, ओके डी लॉर्ड मिंटो, बहुत अच्छा आंसर है। आपको कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में बता दूं, ये 1909 वाला जो एक्ट था ना, मिंटो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, वहां से आया था। और इसमें क्या होता है, अगर जैसे सपोज कर लो मुस्लिम को दिया गया, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहो या कम्युनल इलेक्टोरेट कहो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम का कैंडिडेट उठेगा और सिर्फ मुस्लिम के लोग ही उससे वोट दे सकते हैं, तो इसे कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट। आपसे एक चीज मैं पूछूंगा, 1932 में जो बैकवर्ड क्लास था उन्हें कम्युनल इलेक्टोरेट देने की बात किसने कहा था? वो कौन पीएम था ब्रिटेन का उस समय? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तभी गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड रिपन जो है इसे कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रट लो आप लोग। लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए थे अपने देश में। जैसा कि आप जानते हो रेलवे स्टेशन बनवाता है, और पहला रेलवे स्टेशन बॉम्बे से थाने के लिए चलता है। इसके बाद एक टेलीग्राफ लाइन भी बिछवाता है, और इसके समय में कई सारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए सब इसी के समय हुआ था। लॉर्ड मायो को भी जानते हो, इसके समय में पहली बार सेंसस हुआ था अपने देश में। चलो, तो हमने इतना कुछ देखा इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ज्योग्राफी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो जल्दी से आंसर दो सभी लोग। निकेश आपने डी बताया, ऑलमोस्ट सभी का सही है। द लीजेंड एकदम सही आंसर। रामसे मैकडोनाल्ड जी ने यह प्रपोजल रखा था, तभी गांधी जी उसमें यरवदा जेल में थे, और वहीं से वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाते हैं। सभी लोग उन्हें मनाने आते हैं, अंबेडकर जी आते हैं, और पूना पैक्ट साइन होता है। और वहीं से एससी जो बैकवर्ड क्लास है उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तभी से दिया जा रहा है। चलो जल्दी से आंसर दो इसका। आपको बताना है कि कौन इसमें से इनकरेक्ट है। अगर उसकी हम बात करें तो पास के बारे में बात करें तो एक है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या नीति पास। रीता जी ने सबसे पहले आंसर दिया है और आपने डी बताया है। देखना कि क्या ये सही हो पाता है। चंचल जी ने भी बी बताया है, भोर घाट। बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी से, तब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चलो, इसके बारे में मैं आपको बता ही दे रहा हूं। ये मैं साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा हूं। और ये तीनों पास होता क्या है? पास का मतलब होता है दर्रा, यानी कि रास्ता। ठीक, तो ये पास है, ये तीनों साउथ इंडिया में है। लेकिन ये वाला जो पास है ये साउथ इंडिया में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। सविता जी ने ए बताया है। द लीजेंड आपका सही है, नीति पास। बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी से। नितेश आपका भी सही आंसर है। हल्का सा हम ये सारे पास आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आप ये फोटो देखो पहले, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो इसको आप याद कर सकते हो
ठाकुर बीपी सिंह, ठाकुर बीपी सिंह जी। तो ये क्या है, ठाकुर मतलब थाल घाट, बी मतलब भोर घाट, पी मतलब पाल घाट और सिंह मतलब सिनकोट्टा। तो अब इस तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने ये नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में लिखा है। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नॉर्थ से साउथ में इसे अरेंज करो या साउथ से नॉर्थ में अरेंज करो। तो ये ठाकुर बीपी सिंह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके साथ ही हम और भी ट्रिक देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो ये उत्तराखंड है और इसका जो ट्रिक है थाली मानी, थाली मानी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। लीपू लेक, माना पास, नीति पास और एक जो है थंगला पास। तो इस ट्रिक से आप उत्तराखंड का याद कर सकते हो। अब मैं शिमला के बारे में बताऊंगा। तो शिमला का पास अगर आपको याद करना हो तो आप सराब याद कर लो, सराब से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि स से होता है सिपकीला पास, र से रोहतांग पास और ब से बारालाचाला पास, बनिहाल पास। ठीक, तो बनिहाल नहीं होगा, बनिहाल तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, ये सराब से हम हिमाचल प्रदेश का पास याद कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्किम आता है और सिक्किम में सिर्फ दो पास है, नाथुला और जलेपला। नाथुला जो है वो नॉर्थ में है, जलेपला जो है उसके साउथ में है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पास हमने देखा। इसके साथ ही अगर जम्मू कश्मीर का देखें तो जोजिला पास है, बनिहाल पास है और बुरजेल पास है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है जो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है, एनसीईआरटी के हर क्लास में आपको मिलेगा। बस देखना यह है कि इसका सही आंसर कौन देता है। आपको यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, जिससे भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तीसरे का डी। हाँ चंद्रेश जी, आपने भी सही बताया है। इसका आंसर तो सभी लोग, किस सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा आता है, जल्दी से बताओ आप लोग इंडियन इकोनॉमी में। तब तक मैं आपको बता देता हूं, अगर देखा जाए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में, ये होता क्या है मैं आपको बता दूं। जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर के बारे में बात किया जाता है, जैसे एनिमल का रेयरिंग करना और भी जो सारी चीजें आपको करनी हो। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, जो भी मैन्युफैक्चर का काम होता है, ठीक, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना, ये सारी चीजें इसमें आता है। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विस कम्युनिकेशन, जो भी चीजें हैं सब टर्सरी सेक्टर में आता है। तो सबसे पहले जो आंसर दिया है वैशाली ने बोला है बी, रीता जी ने बी, लेजेंड ने डी, रीता जी ने बी, यानी 4 का बी आपने बताया माध्यमिक सेक्टर। लेजेंड ने सर्विस सेक्टर, चंचल जी ने बताया टर्सरी सेक्टर, निकेश ने इनमें से कोई नहीं। पर इसका जो सही आंसर होगा वैशाली गलत है आपका। किसने सही आंसर दिया है, जिसने भी सी बोला है उसका सही आंसर है, यानी कि सर्विस सेक्टर। द लेजेंड आपका सही आंसर है, आपके लिए तालियां बजा दो सभी लोग। इसका जो सही आंसर होगा टर्सरी सेक्टर होगा। कैसे, वो हम जानते हैं। फिर इसके बारे में हल्का सा कुछ बताऊंगा अपने देश के बारे में, कि हमारा देश, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुआ और चाइना आज इतना आगे है। चाइना आज अमेरिका को टक्कर दे रहा, पूरे देश को टक्कर दे रहा है, और इंडिया इतना पीछे क्यों है। तो सर्विस सेक्टर में देखें तो इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में वो 53% है, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में। फिर इंडस्ट्री से 25.92% है और एग्रीकल्चर से सिर्फ 20%। सबसे दिक्कत वाली बात तो यही क्रिएट होती है। आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज्यादा लोग इसमें हैं और सबसे कम पैसा आ रहा है एग्रीकल्चर से। ठीक, तो ये बहुत ही गलत बात है। जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा इससे आना चाहिए, पर ये उल्टा हो रहा है और सर्विस सेक्टर से सबसे अधिक आ रहा है। फिर इंडस्ट्री सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है उससे इतना आ रहा है।
ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है जो पहला 5 ईयर प्लान आया था वो कौन सा था? हारोल्ड डोमर मॉडल। और ये किस पे फोकस किया था? इसने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। फिर दूसरा आता है महालानोबिस मॉडल, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया था। लेकिन चाइना में क्या हुआ? अगर किसी देश का विकास करना हो तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले प्राइमरी हो, फिर सेकेंडरी हो, फिर टर्सरी होना चाहिए। पर इंडिया के केस में क्या होता है, हम डायरेक्ट प्राइमरी से टर्सरी पे जंप कर गए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। फिर यही रीजन है कि भारत के लोग इधर उधर भागते रहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, आप देख लो, गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, सब इंडियन ओरिजिन ही उसको चला रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग हर देश में भागते हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए। आप एक चीज और भी जानते हो, ओपन सोर्स। आप देखते हो जो भी कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं वो इंडिया में बैठा देते हैं और वो विदेशों की कंपनी को यहीं से डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नौकरी कहीं चाहिए और यहाँ कम वेज में लोग काम करते हैं और इससे फायदा होता है उनका। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो। पर चाइना में क्या होता है, वहां पे 1978 से ही आंदोलन शुरू हो गया था और वहां पे काफी स्मूथली एक सीक्वेंस में चल रहा था। और यही रीजन है कि आज चाइना इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है और उसकी जीडीपी इतनी अच्छी है। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है इन्वायरमेंट से। इसका आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा फैक्ट आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1973, 1982, 1992 या 2002? तब तक मैं आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता देता हूं। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक प्रकार से देखें तो ये कैट का लार्जेस्ट स्पीसीज है, ये कैट के स्पीसीज हैं। और अगर देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में शुरुआत में कम पाया जा रहा था, फिर इस पे लोगों को लगा कि नहीं, टाइगर की संख्या कम नहीं होना चाहिए। तो 2012 में एक कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें सभी लोग कसम खाते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर यानी 2022 तक हम टाइगर का जो संख्या है वो 2 गुना करेंगे। इस तरीके से टारगेट बनाया जाता है। सभी लोग 1973 बता रहे हैं, चंद्रेश जी ने, रीता जी ने, सभी ये लोग पहले आंसर दिए हैं 1973। और आपके लिए तालियां हो जाए, एकदम सही आंसर है, सभी का सही आंसर। लेजेंड आपने भी सही बताया, निकेश आपका भी सही आंसर है। हल्का सा हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। जो टाइगर होता है ना, इसका सेंसस होता है, हर एक जानवर का सेंसस होता है। तो इसका हर 4 साल पे सेंसस होता है। अगर हम एलिफेंट की बात करें, हाथी की बात करें, तो उसका 5 साल पे सेंसस होता है। तो अभी हुआ था 2020 में जो सेंसस हुआ था, और इसके पहले हुआ था 2016 में, और इसके पहले हुआ था 2012 में। तो अपने देश में बहुत ही अच्छा इस पे काम हुआ है मोदी जी के गवर्नमेंट में, ये तो बहुत अच्छा मानने वाली बात है। इन्वायरमेंट पे और कंजर्वेशन पे बहुत अच्छा इनका फोकस रहा है। तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, और ये एक प्रकार का कैट का स्पीसीज है। टाइगर के 8 प्रजातियां होती हैं पूरे विश्व में। इसके बाद हम हल्का सा देखेंगे इसके बारे में। टाइगर रिजर्व की बात करें अगर हम, तो टाइगर रिजर्व भारत में 53 है, और सबसे जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में है। और सबसे स्मॉलेस्ट बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे लॉन्च किया था। इसी के लिए एक स्टेचुरी बॉडी बनाई गई थी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2005 में बनाया था। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन ये पूछ लेगा किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, फिर कर्नाटक में, और फिर उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में अगर टाइगर की बात करें तो 526 टाइगर पाया जाता है, कर्नाटक की बात करें तो 524 टाइगर है, और उत्तराखंड की बात करें तो 442 टाइगर है।
तो आप ये सीक्वेंस याद रखो, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर पाए जाते हैं। अगर हाथी पूछ ले सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है, तो जहां टाइगर सेकंड पे है वहां कर्नाटक फर्स्ट पे है। तो सबसे ज्यादा हाथी की बात करें तो वो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। और इंडिया में अभी टाइगर की बात करें तो जो 2020 का सेंसस हुआ था उससे 2967 टाइगर भारत में है इस समय में। तो ये हमने देखा पूरा टाइगर के बारे में। अब हम चलते हैं आज का करंट अफेयर, बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है। इसका आंसर दो सभी लोग, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। हाँ, रीता जी ने एक क्वेश्चन बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में मैं आपको और बता दूं। हाँ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने थी, उन्होंने शुरुआत की। एकदम सही है। सविता जी आपने ए बताया है। चंचल जी आपने, अच्छा मैसेज हटा दिया, कोई बात नहीं। मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में हल्का सा बता दूं। अगर देखा जाए तो पहला पार्क है भारत के किस में, ये 1935 में आई थिंक बना था, फिर इसका नाम चेंज हो गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना। इसका आंसर दो आप सभी लोग। अभी जो आईफा हुआ है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया 2022, ये भारत के किस राज्य में हुआ है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। और जो सबसे पहले आंसर दिया है रीता जी ने गुजरात बताया है, हैले नेशनल पार्क। हाँ, एकदम सही आंसर है, पहले इसका नाम था हैले नेशनल पार्क। चंद्रेश जी ने डी बताया है गोवा, और निकेश ने भी डी बताया है गुजरात। लेजेंड ने गोवा बताया है, एकदम सही आंसर है निकेश, आपने एकदम सही आंसर दिया है। एक बार तालियां हो जाए निकेश के लिए। गोवा इसका सही आंसर होगा। अभी जो आईफा हुआ है गोवा में हुआ है, ये आप देख रहे हो गोवा, छोटा सा गोवा है, लेकिन आपको इसके बारे में हल्का सा बताऊंगा। ये तो सभी को पता है कि गोवा आजाद हुआ था 1961 में पुर्तगाल से। क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकता है कि गोवा को फुल फ्लेश्ड स्टेट कब बनाया गया था? जल्दी से आप बताओ मुझे, गोवा को स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताओ। और कल मैंने गोवा में दो तीन नदियों के बारे में बताया था। मांडवी रिवर जो है वो गोवा में है, ठीक। कर्नाटक, इसके नीचे आप कर्नाटक देख रहे हो, और कर्नाटक में मैंने आपको जॉग फॉल बताया था, और जॉग फॉल किस नदी पे है? वो शरावती रिवर पे है। शरावती रिवर पे आपका जॉग फॉल है। इसके बाद मैंने आपको मध्य प्रदेश में बताया था धुआंधार फॉल, और ये नर्मदा नदी पे है। तो ये आपके इतने सारे इसमें हो गए। अब चलो करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन। अब देखना यह है कि इसका क्या आंसर होगा। कल मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें सार्क दिया था, आज मैंने आपको दिया है बिम्स्टेक। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में 3 ग्रुप है जो रीजनल ग्रुप हैं, एक सार्क है, एक बिम्स्टेक है, और एक आसियान है। इन तीनों के बारे में हर एक बेसिक फैक्ट जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मेंबर कौन नहीं है? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। 30 मई 1987, एकदम सही। लेजेंड चंद्रेश जी ने सही बताया है 1987। गंगा वर्मा जी ने गुजरात बताया है। गोवा वाज मेड इंडिया 25th स्टेट। वाओ, बहुत अच्छा। डॉक्टर सलीम पच्छी गोवा में है, एकदम सही है, 19 दिसंबर 1987। तो आप उतना डेट ना याद रखो, अगर आप डेट याद रखते हो 1987 वो भी आपके लिए बहुत है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो सभी लोग। बिम्स्टेक में इसमें से कौन मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का? हल्का सा मैं आपको बता दूं बिम्स्टेक के बारे में। तो ये जो है, अगर आप ये भारत देख रहे हो, भारत के ये चारों ओर, हल्का सा मैं आपको हिंट देता हूं, ये है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ जो देश पाए जाते हैं वो ही इसके मेंबर हैं, वो ही इसके मेंबर हैं। अगर मेंबर की बात करूं तो टोटल 6 मेंबर हैं बिम्स्टेक में। कल मैंने सार्क बताया था, सार्क में 8 मेंबर थे। सबसे पहले जो आंसर दिया है चंद्रेश जी ने 7 का ए बोला है, निकेश ने भी 7 का ए बोला है, और एकदम सही आंसर है चंद्रेश जी, आपके लिए तालियां हो जाए। पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। हल्का सा हम देखेंगे बिम्स्टेक के बारे में।
ये आप मैप देखो, ये है बे ऑफ बंगाल और ये श्रीलंका है और ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है और ये है थाईलैंड। तो ये इसके मेंबर है, जो भी बे ऑफ बंगाल के चारों देश हैं ये इसके मेंबर हैं। और ये कब बना था? 1997 में बना था। और बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था तब ये बना था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर जो है ढाका यानी कि बांग्लादेश है। आप क्या मुझे कमेंट बॉक्स में सार्क का हेडक्वार्टर बता सकते हो? कल ही मैंने बताया सार्क का हेडक्वार्टर क्या है, जल्दी से आप बताओ मुझे। तो ये हमने देखा, अगर मेंबर की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इसका मेंबर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके मेंबर नहीं है। चलो अब चलते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर दो सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम देने वाले हैं अभी नेक्स्ट मंथ में या इधर 1-2 महीने के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। क्योंकि मैंने देखा है इसमें रिसेंट के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लता मंगेशकर जी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, इनका अभी डेथ हुआ था 2022 के फरवरी के महीने में। आपको ये बताना है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था। आपके ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 और 2002। ओके, द लेजेंड ने काठमांडू बताया, एकदम सही आंसर है। सार्क जो था उसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। आपको ये बताना है भारत रत्न। तब तक मैं आपको भारत रत्न के बारे में बता दूं। भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। भारत रत्न अगर देखा जाए तो भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये मिला था 1954 में। 3 लोगों को सबसे पहले मिला था। इसमें होता क्या है, एक पीपल की पत्ती की तरीके से ये अवार्ड होता है। ये सिंबल के तरीके से आप देख सकते हो। सबसे पहले जो आंसर दिया है रीता जी ने दिया, चंद्रेश जी ने दिया है, निकेश ने सी, वाओ, निकेश ने सी बताया है, चंद्रेश जी ने 2001, ऑलमोस्ट सभी ने, वैशाली, गंगा वर्मा जी ने, लेजेंड ने, सविता ने, सभी ने सही आंसर दिया है। तो इसका क्या है 2001, जब सभी लोग बता रहे हैं तो यही सही आंसर होगा। लेकिन चूंकि हम इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे, लता मंगेशकर जी के बारे में हम कुछ और जानेंगे। इनकी डेथ 2022 में हुई थी। इन्हें स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनका जो मुख्य मूल नेम था, जो बचपन का नाम था, वो हेमा मंगेशकर था। ठीक, इन्होंने सबसे पहले 13 वर्ष की आयु में कीर्ति हसाल पहला गाना गाया था, लेकिन वो उनका गाना मूवी से डिलीट कर दिया गया था। फिर 1943 में इन्होंने पहला गाना गाया था, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। ये गाना इनका रिकॉर्ड हुआ था। अगर इनकी अवार्ड की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 में तो भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया था। और वो फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? लोजन द ऑनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड इन्हें लोजन द ऑनर दिया गया था। इसके बाद इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1969 में और 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में दिया गया था और 1997 में महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड दिया गया था। तो ये हमने देखा, लता जी के बारे में इतने सारे फैक्ट हमने देखे। भारत रत्न अगर मैं आपसे बात करूं तो जो शुरू के 3 अवार्ड दिए गए थे वो 3 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, सी राजा गोपालाचारी और इसके बाद डॉक्टर सीवी रमन। इनको 1954 में पहला अवार्ड दिया गया था। और अगर किसी हम फॉरेनर की बात करें तो फॉरेनर था खान अब्दुल गफार खान। सबसे पहले इनको दिया गया था 1987 में। किसी फॉरेनर की बात करें तो सबसे पहले, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में एक और फॉरेनर का नाम बता सकते हो? मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं, वो इंसान जो है उसका संबंध अफ्रीका से है। अफ्रीका को उसने आजाद कराया था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर उनकी डेथ जन्मदिन की बात करो तो जन्मदिन जो है आई थिंक
18 फरवरी को मनाया जाता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। उन्हें भारत रत्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने लिया स्पोर्ट्स से। आपको ये बताना है जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में, उसमें जो फ्लैग बियरर थे वो कौन थे? फ्लैग बियरर की बात करूं तो दो प्रकार से होता है। एक होता है ओपनिंग के समय, एक होता है क्लोजिंग के समय। तो आपको ये बताना है ओपन करते समय कौन था। आपके ऑप्शन है शरत कमल, निकहत जरीन, पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह। निकहत जरीन, पीवी सिंधु और सारनाथ कमल एंड मनप्रीत सिंह। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। द लेजेंड ने बी बताया है, चंचल जी ने सी बताया है, चंद्रेश जी 8 का सी आपने बताया है। 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो सभी लोग। और उसका तो सही है, सभी ने सही आंसर दिया। 2001 सभी ने सही आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि ओपनिंग के समय फ्लैग बेयरर कौन था। रीता जी ने बताया पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह। ओके, बाकी लोग भी आंसर दो जल्द। सविता जी ने भी बताया, गंगा वर्मा जी ने भी बताया, चंद्रेश जी ने डी बताया, शरत कमल, मनप्रीत सिंह। चंद्रेश जी आपका क्वेश्चन पहली बार, मतलब आपने सभी आंसर सही थे लेकिन ये आंसर आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं। ओके, 9 का ए आपने फिर से बोल दिया। चलिए और भी बाकी लोग आंसर दो। तो मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। ये आप फोटो देख सकते हो, ये फोटो आप देख सकते हो, ये निकहत जरीन है और ये जो आप देख सकते हो ये शरत कमल है। और ये क्लोजिंग सेरेमनी के समय ये कॉमनवेल्थ गेम के ये फ्लैग बियरर बने थे, ये आपको याद रखना है। और जो ओपनिंग, अगर देखा जाए ओपनिंग फ्लैग बियरर कौन था, तो आप ये देख सकते हो, ये है पीवी सिंधु और ये है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह के बारे में आप सभी जानते हो, ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। तो अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करें फ्लैग बेरर में तो ये दोनों हैं, और अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये दोनों निकहत जरीन और शरत कमल हैं। चलो अब करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद रैपिड फायर शुरू हो जाएगा। और रैपिड फायर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि कॉमनवेल्थ गेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हल्का सा मैं आपको बताऊंगा। कॉमनवेल्थ गेम में अगर टोटल मेडल की बात करें तो भारत ने 61 मेडल जीता है, और 61 में से अगर हम 22 निकाल दें तो 22 जो है भारत ने गोल्ड जीता है, और 16 जो है वो सिल्वर जीता है, और बाकी अगर 23 देखें तो वो ब्रोंज जीता है। तो ये आप रट लो, टोटल 61, सीधा सीधा नंबर पूछ लेता है। 61 मेडल में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है वो ब्रोंज जीता गया है। हल्का सा और हम जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये 28 जुलाई में और अगस्त से हुआ है। ये बर्मिंघम में हुआ था इंग्लैंड में, और ये हर 4 साल पे होता है। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ, अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में हुआ था, और मास्कॉट क्या था, पेरी द बुल था। कंट्रीज देखे तो 72 देशों ने इसमें भाग लिया था, और इसका मोटो क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक। इंडियन एथलीट की बात करें तो 210 इंडियन एथलीट इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 106 मेल थे और 104 फीमेल थे। करंट सेक्रेटरी अगर पूछ ले कॉमनवेल्थ गेम का तो वे थे पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। ये आपने देखा, फ्लैग बियरर आपने देख लिया, ओपनिंग के समय पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग के समय शरत कमल और निकहत जरीन। तो ये हमने इतना कुछ देखा। और पहला मेडल जो इंडिया से जीता था वो संकेत महादेव ने जीता था, और ये किसमें, वेट लिफ्टिंग में जीता था। चलो तो अब हम चलते हैं, और पहले गोल्ड की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के तरफ से पहला गोल्ड जो जीता था वो मीराबाई चानू है, और ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के तरफ से, और ये मणिपुर की हैं। चलो अब हम चलते हैं आज के आखिरी करंट अफेयर के क्वेश्चन पे, और इसका आंसर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट का ये क्वेश्चन है। शरत कमल, निकहत जरीन, एकदम सही है। गंगा वर्मा जी आपने भी बताया है, तो आप हल्का सा उसे याद रखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक। चलो आपको ये बताना है, अभी जो 26 जनवरी हो रहा है,
रिपब्लिक डे होगा उसमें किस देश के राष्ट्रपति अपने यहाँ चीफ गेस्ट बनेंगे? इजिप्ट, यूएसए, फ्रांस या साउथ अफ्रीका? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। किस देश के प्रेसिडेंट जो है रिपब्लिक डे पर वो चीफ गेस्ट बनेंगे? आपको बता दूं मैं 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान बन के फोर्स में आया था। बन के तो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को फोर्स में आया था, इसलिए इस दिन को रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है। और द लेजेंड ने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया है, तालियां हो जाए आपके लिए। चंद्रेश जी ने एकदम सही आंसर दिया है। इजिप्ट में इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे चीफ गेस्ट के रूप में। निकेश आपने भी सही बताया है। गंगा वर्मा जी आपने भी सही बताया। सविता जी आपने यूएसए बताया है, यूएसए नहीं होगा। ओके, आपने तो नाम भी बता दिया द लेजेंड, कोई बात नहीं, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। आपने नाम बताया, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये कहाँ के हैं? ये इजिप्ट आप देख सकते हो। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका का ये इजिप्ट देश है। अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है और यहीं से स्वेज कैनाल निकलता है। क्या आप मुझे बता सकते हो स्वेज कैनाल की खोज कब हुई थी? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इनका नाम आप देख सकते हो, अब्देल फताह, ठीक सीसी। ये 2023 में आएंगे। चलो रैपिड फायर के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ। और रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। संजय विश्वकर्मा जी आपने ए बताया है, एकदम सही आंसर है। इसका आंसर मैं देखता हूं कौन दे पाता है, क्योंकि मैंने कल ही इस पे एक ट्रिक बना के डाला था। जिसने भी वो ट्रिक वाला वीडियो देखा है वो एकदम सही आंसर दे पाएगा। किन दो नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी उसे बोलते हैं? दो नदी मिलती है उसके बाद उसे गंगा नदी बोला जाता है। उन दो नदियों के ऑप्शन भागीरथी, नंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा, अलकनंदा, नंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। खुशबू गुड इवनिंग, क्या बात है आप लेट हो गए आज? तो इसका आंसर दो। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कल मैंने जो ट्रिक बनाया था उसी पे मैंने क्वेश्चन दिया है। चंद्रेश जी 1947 क्या था? 1947 कौन सा क्वेश्चन? एक बार मैं देख लेता हूं। नहीं, 1947 नहीं होगा। अच्छा, आप वो बता रहे हो स्वेज कैनाल वाला। इसका आंसर दो आप लोग। इसका आंसर दो आप लोग। देवप्रयाग में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? खुशबू ने बताया डी। वाह, बहुत ही सही आंसर है। निकेश ने डी, चंद्रेश जी ने ए बताया है, सविता जी ने डी। अविनाश ट्रिक, अविनाश ये ट्रिक नहीं था। अविनाश ट्रिक तो मैंने वो वाला बताया था, अलवार और नैनार वाला। अलवार मतलब जो विष्णु भगवान को मानते हैं, नैनार जो है, और वो अविनाश, नैनार जो है शिव भगवान को ना मानते हैं। इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था। धूल उल नहीं, पी के मार भगा बहुत दूर। इसका फार्मूला था a + b = g। a + b = g। अलकनंदा भागीरथी जब मिलते हैं तो वो गंगा नदी बनाते हैं। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलो रैपिड फायर का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, बहुत ही स्पीड में आंसर देना है। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ था? किसके द्वारा हुआ था सेकेंड वाला बुद्धिस्ट काउंसिल? मैंने आज ही बताया है, अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्का। जल्दी से बताओ आप लोग, सेकेंड बुद्ध काउंसिल किसने करवाया था? किस राजा ने करवाया था? जल्दी से ऑप्शन दो। अगर आपको ईयर याद हो तो वो भी बताओ आप लोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मैं आपको बता दूं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था टोटल 4 काउंसिल हुए थे। टोटल 4 काउंसिल हुए बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। एक हुआ था जस्ट उनके डेथ के बाद हुआ था। इस तरीके से सबसे पहले खुशबू ने बी बताया है, काल अशोक, एकदम सही आंसर है। लेजेंड ने आपने भी बी बताया है। एक बार तालियां हो जाए खुशबू के लिए, एकदम सही आंसर है। और रैपिड फायर का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कुंवर सिंह 1857 के रिवोल्ट में शामिल थे। आपको यह बताना है कि कुंवर सिंह किस जगह से बिलोंग करते थे? बागपत, बिहार, बरेली या लखनऊ? जल्दी से आंसर दो सभी लोग।
383 BC एकदम सही है। सविता जी आपने भी बताया है, निकेश आपने भी बताया है, एकदम सही आंसर है सभी का। काल अशोक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दो सभी लोग। कुंवर सिंह का संबंध किस जगह से है? 1857 के रिवॉल्ट के समय की बात करें। खुशबू ने सबसे पहले बताया है सी यानी बरेली। बाकी लोग भी आंसर दो, बाकी लोग जल्दी से। गंगा वर्मा जी ने बागपत बताया है। बागपत में तो वो थे शाहमल, शाहमल बागपत में थे। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो। सविता ने ए बताया है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिहार। इनका संबंध कहां से है? बिहार से है। चलो रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इनको किस वर्ष में भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी? 1988, 1991, 1992, 1996। तीसरे का बी। निकेश आप उसका आंसर दे रहे हो पिछले वाले का, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर एकदम सही आंसर है। निकेश आपने भी बताया बिहार एकदम सही आंसर है। इसका आंसर दो सभी लोग। नेताजी को किस वर्ष भारत रत्न देने की बात की गई थी? हल्का सा आपको स्टोरी बता दूं, इनको भारत रत्न देने की बात तो कही गई थी लेकिन इनके घर वालों ने मना कर दिया। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अगर किसी को अवार्ड दिया जा रहा हो मना कर दे। क्यों मना कर दे? क्योंकि इनके घर वाले अभी मानने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी डेथ हुई है। आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ एक रहस्यमयी है, अभी तक उसका जो फैक्ट है वो नहीं पता चल पाया है और इसी वजह से इन्होंने मना कर दिया था। 1992 में घोषित किया गया था और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया और ये पहली बार ऐसा हुआ है। चलो रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको ये बताना है जो भारत का नेशनल फ्लैग है इसे किसने डिजाइन किया है? चंद्रेश जी आपने 4 का सी बताया था, एक बार देख लेता हूँ। 4 का सी 1992 एकदम सही है। संजय विश्वकर्मा जी आपने भी सही, निकेश आपने भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? आपको बता दूं ये 1921 की कहानी है। जिसने भी डिजाइन किया था 1921 में डिजाइन किया था, फिर जाके धीरे इसे एक्सेप्ट किया गया था। इसमें मॉडिफिकेशन लगातार होता रहा है। तो जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो कि हु डिजाइन नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में आप सभी लोग जानते हो, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। किसने डिजाइन किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी लोग। सबसे पहले चंद्रेश जी ने आंसर दिया है और इन्होंने बोला है पिंगाली वेंकैया और एकदम सही आंसर है। चंद्रेश जी आपने एकदम सही बताया। खुशबू आपने भी सही बताया है। इसका जो सही आंसर होगा पिंगाली वेंकैया ने 1901 में बनाया था और इन्होंने गांधी जी को दिखाया था, उसी समय से एक्सेप्ट किया गया था। आपको यह बताना है जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है इसे किस साल और किस अमेंडमेंट से भारत के संविधान में ऐड किया गया था? 86वां संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन, 2002, 2004, 1992 या 1994? आप सभी को पता है। निकेश आपने भी सही बताया है। आप सभी को पता है जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। 1976 में ऐड किया गया था। 1976 में क्यों ऐड किया गया था? उस समय स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उसने रिकमेंड किया गया था। उसने रिकमेंड किया था तो उस शुरुआत में 10 थे, एक और ऐड हुआ है, वो कौन सा है? खुशबू ने सबसे पहले आंसर दिया है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2004। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो। देखना यह है कि क्या सही होता है, किसका सही आंसर होता है। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी जो है नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर आप इसको अमल नहीं करते हो तो आपको ऊपर कोई सजा नहीं होने वाली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। और 11वां कौन सा था? ये वही था जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उन्हें एजुकेशन के बारे में बात की गई है। आपको ये बताना है इसमें से खुशबू स्वर्ण सिंह कमेटी 6 ऐड 247। चंद्रेश जी ओके। आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 रैपिड फायर है कि इसमें से कौन एक परमानेंट बॉडी है? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन इसमें से एक परमानेंट बॉडी है? जल्दी से आप लोग बताओ। परमानेंट का मतलब होता है जो कभी भंग नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है। चलो जल्दी से आंसर दो सभी लोग। लोकसभा के बारे में सभी लोग जानते हो।
राज्यसभा के बारे में भी सभी लोग जानते हो, इसका जो टेन्योर होता है मेंबर का वो 6 साल होता है। राज्यसभा में 12 मेंबर को हमारे देश के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ये स्टेट का होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में अधिकतम 500 मेंबर हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी स्टेट का विधान परिषद होता है। और सेविंग का सबसे पहले निकेश ने आंसर दिया बी, राज्यसभा, चंद्रेश जी बी, खुशबू बी। तो सभी का सही आंसर है और परमानेंट हाउस जो है वो राज्यसभा है, एकदम सही आंसर है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर कोई डाउट हो किसी को, संजय विश्वकर्मा जी आपने भी सही बताया है, राज्यसभा एकदम सही आंसर है। तो कैसा रहा आज का सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताओ और मिलते हैं कल इसी समय। आप लोग कोशिश करें कि सही समय पे आए, 7:30 आपका टाइमिंग है तो 7:30 पे आप आ जाए। और कैसा रहा आज का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।